Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिटेल में पढ़ने से पहले एक दफ़ा इसका छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर है, आया वो स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है या वो इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल है या दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जनरली द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर फॉर द स्टेट्स ओनली। जब हम 19th सेंचुरी से पहले अगर देखें तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स थी, मतलब स्टेट्स के ऊपर सिर्फ इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है, स्टेट्स के इंडिविजुअल्स पर इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। जो स्टेट्स हैं वहीं उसका मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है एनफोर्स होता है, एप्लीकेबल होता है इंटरनेशनल लॉ। Generally, the rules of international law are for the states only, but this does not, however, means that the other entities or individuals are out of the scope of international law. 19th सेंचुरी से पहले जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इंडिविजुअल्स भी जो है इसकी स्कोप में शामिल होना शुरू हो गए। और अब ये कंसीडर किया जाता है टुडे इन द व्यू ऑफ डेवलपिंग एंड चेंजिंग करेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो अप्लाइज अपॉन द इंडिविजुअल्स इन सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ इन एडिशन टू द स्टेट्स, कि स्टेट्स के साथ साथ अब जो इंडिविजुअल्स हैं उसके वो भी उसका सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कन्वेंशंस या बहुत सारी हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल लॉ है उसने राइट्स या ऑब्लिगेशंस कॉन्फर की हैं डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारा मेन जो वो हमारा एक जिसको हम कहते हैं कि खुलासा क्या है हमारा इस सब्जेक्ट का, कि जो इंडिविजुअल्स हैं अब स्टेट्स के साथ साथ इमर्जिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, उनके ऊपर भी वो वैसे ही एप्लीकेबल होता है। और जो सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं, नॉन स्टेट एंटिटीज़ कौन सी हैं, जिनको अभी स्टेट का या जिनको अभी उस चीज़ का दर्जा नहीं मिला, जो रजिस्टर्ड स्टेट्स नहीं हैं, उसको हम कहते हैं नॉन स्टेट एंटिटीज़। अब इससे जो है रिलेटेड वो हमारे पास 3 थ्योरीज आ जाती हैं कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है, मतलब इंटरनेशनल लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये हमारे पास 3 थ्योरीज आ गई हैं। पहली थ्योरी है हमारे पास जो है रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी क्या है कि स्टेट्स अलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट है, मतलब इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स पर एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल्स का ये सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेकेंड थ्योरी हमारे पास है कि इंडिविजुअल्स अलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मतलब ये हमारे पास आ गई है फिक्शनल थ्योरी आ गई है कि स्टेट कुछ भी नहीं होती। दरअसल जो स्टेट के बाशिंदे होते हैं, जो उसके इंडिविजुअल्स होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ही अप्लाई होता है। स्टेट का तो सिर्फ एक नाम है, दरअसल जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्फर्ड होनी है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू वो उसके इंडिविजुअल्स पर होनी है। ठीक है, ये दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी हमारे पास क्या आ जाती है कि इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ आर ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि स्टेट्स तो हैं ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट, लेकिन इंडिविजुअल्स और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ जो हैं वो भी इसके साथ साथ इसका जो है वो हिस्सा है या सब्जेक्ट है। अब पहली थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट्स अलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं, जो कि ये हम पुराना कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं जो 19th सेंचुरी से पहले था। अब जो है जो कॉन्सेप्ट आ गया उसके अकॉर्डिंग तो ये तस्लीम कर लिया गया कि इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल्स भी हैं और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी हैं। अब चीफ एक्सपोनेंट जो है इस थ्योरी के वो कौन है, प्रोफेसर ओपेनहाइम इज़ वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। और एक्सप्लेनेशन हम इसकी हम देखते हैं कि सम ज्यूरिस्ट हैव एक्सप्रेस द व्यूज दैट ओनली द स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
इन दिस व्यू इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड ओनली द स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंटरनेशनल लॉ के थ्रू कॉन्फर्ड होनी है वो किसके ऊपर होनी है, वो सिर्फ स्टेट के ऊपर होनी है। स्टेट का कंडक्ट यहाँ पर मैटर करता है। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ स्टेट को, और सिर्फ स्टेट ही इसका सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। Although it is now generally agreed that besides the state, individuals, international institutions and other non-state entities are also the subject of international law, but Soviet Union still adhered to the view that the states are only main subject of international law। कि अब के जो दौर में इमर्जिंग ट्रेंड्स के जो हवाले से अगर हम देखें तो अब के दौर में ये बात तस्लीम जो है वो कर ली गई है कि जो स्टेट्स हैं उनके साथ साथ इंडिविजुअल्स और जो बाकी नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। कि इंटरनेशनल लॉ के थ्रू अगर पनिशमेंट देनी है तो उनको भी दी जा सकती है डायरेक्टली। स्टेट्स का जो यहाँ पर है वो बीच में लाना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इस थ्योरी के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया था बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने। वो कहते थे कि मैनी जूरिस्ट हैव क्रिटिसाइज दिस व्यू बिकॉज दिस थ्योरी हैज़ मैनी लेक्यूनास। कि इसमें बहुत सारी कमी बेशी पाई जाती थी। किस लिहाज से कि अगर जो है वो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द केसेस ऑफ स्लेव्स एंड पायरेट्स। अब स्लेव्स और पायरेट्स जो हैं वो तो हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि स्टेट्स जो हैं वो इसका जो है सब्जेक्ट हैं। अगर स्टेट इसका सब्जेक्ट हैं तो फिर यहाँ पर कहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है कि पायरेट्स और स्लेव्स जो हैं उनका क्या जो है वो फोकस है या उनकी क्या जगह है इंटरनेशनल लॉ में। क्योंकि स्लेव्स जो हैं या पायरेट्स जो हैं वो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं होते। स्लेव्स को जो है वो पर्सन ही समझा नहीं जाता क्योंकि वो किसी के अंडर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बात जो है उनका क्या स्टेटस बताया गया है इस थ्योरी में, ये बात क्लियर ही नहीं की गई कि ये तो इंडिविजुअल्स हैं तो ये कहाँ पर लाई करेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोफेसर सचवर्जनबर्गर। यहाँ स्पेलिंग सचवर्जनबर्गर के गलत लिखे हुए, आप लोग करेक्ट कर लें कि इनके अकॉर्डिंग जो है इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट द इंडिविजुअल्स आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस थ्योरी को, पहली थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स नहीं है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं बट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्यों उन्होंने ये बात की कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ क्यों किया, उनका आर्ग्यूमेंट्स क्या था? वो उनके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि बिकॉज हाउ कैन इट बी expected that the individuals who are the basis of the international society may only be the object of international law। कि हम ये बात कैसे इग्नोर हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी का मेन फोकस हैं, जो उसकी बेस हैं, हम उसी को इग्नोर कर दें कि ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है। स्टेट क्या है? स्टेट तो एक जिसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल बॉडी है, एक फिक्शनल बॉडी है, ठीक है। तो फिर ये कैसे हमें ये चीज़ जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे जो है अगली थ्योरी आ जाती है इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है? सेकंड थ्योरी इसकी आ गई है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रेरी टू द अबव मेंशन थ्योरी थ्री आर द सर्टेन जूरिस्ट लाइक कैल्सन who expressed the view that in ultimate analysis of international law it will be evident that only the individuals are the subject of international law। अब कैल्सन ने यहाँ पर क्या कहा था? कैल्सन ने यहाँ आर्ग्यूमेंट अपने ये दिए थे कि स्टेट जो है वो कुछ नहीं होती, स्टेट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, स्टेट एक फिक्शन है, ये एक फिक्शनल बॉडी है। तो स्टेट क्या है? वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं है जिसके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्फर्ड अपॉन होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है? इंडिविजुअल्स है। कि अल्टीमेट एनालिसिस अगर हम इंटरनेशनल लॉ का करते हैं तो हमें ये चीज़ सामने आएगी कि इंटरनेशनल लॉ जो अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या या सब्जेक्ट क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं। अब कैल्सन के इस व्यू को जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि कैल्सन व्यू अपीयर टू बी लॉजिकली साउंड। कि लॉजिकली अगर हम देखें तो इसका जो व्यू है कैल्सन का वो बिल्कुल ठीक था। बट सो फॉर एज द प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स is concerned, it is seen that primary concern of international law is mainly the rights and duties of the states। कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के हवाले से देखें और अगर हम उसका सोल पर्पस देखें तो वो आपस में स्टेट्स का कंडक्ट है, ठीक है। जब इंटरनेशनल लॉ हम क्यों बनाते हैं कि स्टेट्स का आपस में कोई मामला हो तो उनको सॉल्व किया जाए। तो स्टेट्स जो हैं वो ही जो है वो मेन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ये क्रिटिसिज्म आया था।
थर्ड जो इसके अंदर थ्योरी है, यहाँ पर पॉइंट सेकंड लिखा हुआ है बट यहाँ पर थर्ड आएगा। थर्ड थ्योरी क्या है कि स्टेट्स वो भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल्स वो भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है उसका सब्जेक्ट है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ऊपर वाली दो थ्योरीज भी मिल गई हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट जो है ना थ्योरी अब तक की बनती है, जिसमें स्टेट्स भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, मतलब सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया, पहली और दूसरी थ्योरी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। दिस व्यू नॉट ओनली कंबाइंस द फर्स्ट एंड सेकंड व्यूज़, जो पहली दो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं उसको भी कंबाइन कर दिया, बट गोज अ स्टेप अहेड टू इंक्लूड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस की पहले बात नहीं हुई थी, इस थ्योरी में उनको भी ऐड कर दिया गया है, एंड सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज एज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दिस व्यू अपीयर टू बी फार बेटर देन द फर्स्ट टू, मतलब बेटर है ये पहले दो थ्योरीज से, क्योंकि इसके अंदर सबको शामिल कर दिया गया है। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स में बी put forward in the support of this theory, rights conferred by the treaties। अब यहाँ हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट वन है, इन द प्रेजेंट टाइम सेवरल ट्रीटीज हैव कॉन्फर्ड अपॉन द इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़। इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्फर करने के लिए बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ भी हैं जो साइन हुई हैं। अब इसमें हम एक केस लॉ भी पढ़ते हैं, डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल केस, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि इन डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल केस द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने ये रूल किया था डेट इफ़ इन एनी ट्रीटी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज़ टू कॉन्फर सर्टेन राइट्स अपॉन सम इंडिविजुअल्स, देन द इंटरनेशनल लॉ विल रिकॉग्नाइज सच राइट्स एंड विल एनफोर्स देम। कि अगर कोई पार्टी है उसकी इंटेंशन ये है, दो पार्टीज़ का अगर मामला है, उनकी इंटेंशन ये है कि दूसरी पार्टी के ऊपर कोई या उनके ऊपर कोई सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्फर की जाए, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा, उसको तस्लीम भी करेगा, और जो है वो उनके ऊपर एनफोर्स भी करवाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, लॉ ऑन द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर एक जिनेवा कन्वेंशन हुई थी, 4 ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन की गई थी, जिसमें से एक जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की भी थी, ठीक है। कि जो वॉर प्रिजनर्स होंगे उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, उनको एड जो है वो फर्स्ट एड भी दी जाएगी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात हुई है, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके ऊपर जो है उनको सर्टेन राइट्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन, प्रोनाउंसमेंट ऑफ न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्राइब्यूनल्स। इस केस में क्या हुआ था कि न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्राइब्यूनल्स ऑल्सो प्रोनाउंस द प्रिंसिपल, उन्होंने ये प्रिंसिपल जो है उसको डेवलप किया था कि डेट इंडिविजुअल्स लॉ इंटरनेशनल लॉ में इम्पोज ऑब्लिगेशंस डायरेक्टली अपॉन द इंडिविजुअल्स। कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स को एक साइड पे रख के इंडिविजुअल्स पर भी डायरेक्टली जो है जो कुछ इंडिविजुअल्स हों, सब के सब नहीं, जिनका मामला है उन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है वो इम्पोज कर सकती है। उसके बाद फोर्थ वन क्या है कि जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। अब जो जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 थी, इसमें क्या हुआ था, अब जो जीनोसाइड है, जीनोसाइड हम किसको कहते हैं, नस्ल कशी, ठीक है। इसको किसी की नस्ल जो है उसको ख़त्म कर देना। तो अब इसके ऊपर जो है वो कन्वेंशन आई थी 1948 में। क्या कन्वेंशन आई थी कि जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 हैज़ ऑल्सो इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज़ डायरेक्टली अपॉन द इंडिविजुअल्स। के इंडिविजुअल्स को जो है वो पनिश किया जाएगा, इसके नतीजे में जो इंडिविजुअल ये काम करेगा उसको पनिश किया जाएगा। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पर्सन गिल्टी ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड may be punished no matter whether they are the head of the state, high officials और ordinary individuals। के जो इंडिविजुअल भी होगा जो कि जीनोसाइड का जो क्राइम है वो कमिट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। बेशक वो किसी स्टेट का हेड क्यों ना हो, बेशक वो कोई हाई ऑफिशियल क्यों ना हो, या कोई आम ऑर्डिनरी या आम बंदा क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। इससे अब ये हमारे पास जो है एज अ आर्ग्यूमेंट ये एग्जांपल्स आती हैं, या हमारे पास जो है ये एक एविडेंस के तौर पे एग्जांपल्स आती हैं कि इंडिविजुअल्स के ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है, तो इंडिविजुअल्स भी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उसके बाद आ गया फिफ्थ वन, राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट्स। अब स्टेट के अगेंस्ट भी इंडिविजुअल के जो है वो राइट्स होते हैं। इसमें हम एग्जांपल कैसे लेते हैं, इन एडिशन टू द अबव एग्जांपल अ न्यू ट्रेंड और मूवमेंट हैज़ स्टार्टेड इन द इंटरनेशनल फील्ड। इंटरनेशनल फील्ड में एक और जो चीज़ जो है वो भी इमर्ज हो रही है, अंडर विच सम राइट्स आर कॉन्फर्ड अपॉन इंडिविजुअल्स इवन अगेंस्ट द स्टेट। कि स्टेट के अगेंस्ट जो है इंडिविजुअल्स के राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1950। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करें, जब यहाँ पर बात ह्यूमन राइट्स की आ गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर
ह्यूमंस को जो है वो राइट्स दिए गए हैं, उनके हकूक़ की बात की गई है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे तो वो अपने हकूक़ ले सकते हैं स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ अगेंस्ट द स्टेट जो है इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को जो है वो ले सकते हैं उनसे अपने राइट्स, और अगर वायलेशन होगी ह्यूमन राइट्स की तब भी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल होंगी। उसके बाद फिफ्थ वन पॉइंट इसका क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड ऑब्लिगेशन अपॉन इंडिविजुअल्स। यहाँ पर दोनों की बात हुई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी जो है जो एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और स्टेट्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। एग्जाम्पल इसमें नार्कोटिक ड्रग कन्वेंशन 1961 की दी है, हेग कन्वेंशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट 1970 एटसेट्रा। उसके बाद जो लास्ट 7th पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल dispute settlement and the rights of the individual. The convention on the settlement of investment dispute between the states and the national of the other states 1965 has conferred right directly upon the individuals. अब यहाँ पर दोनों की बात आ गई कि जब स्टेट्स के दरमियान में डिस्प्यूट्स होता है तो यहाँ पर राइट्स जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर जाते हैं, उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर जाते हैं। ऑब्लिगेशंस भी अगर आती हैं तो उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर आती हैं। अगर कोई ट्रीटी साइन होती है तो वो कर तो इंडिविजुअल्स ही रहे होते हैं ना उसकी, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर ही ये सारा होता है। अब हम अगर इस पूरे सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक को अगर उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ के आई है, तो हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। दिस वी कैन एनालाइज द स्टेट्स आर नॉट ओनली द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमें ये समझ आई है इससे कि जो स्टेट्स हैं वही सिर्फ जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है, नो डाउट दे आर द स्टिल द मेन सब्जेक्ट ऑल्दो कि ये है, ठीक है। जो स्टेट्स हैं मेन सब्जेक्ट इसका यही है, क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले का जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट्स ही आ रही हैं, और जो बल्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ का एक हिस्सा है ना, वो स्टेट्स को ही जो उसी से रिलेटेड है, कंसर्न्स विद देयर कंडक्ट एंड रिलेशन। तो स्टेट्स का आपस में कंडक्ट, उनका आपस में रिलेशन, तो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस इंटरनेशनल लॉ का है वो स्टेट्स पर ही है। लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो एनफोर्समेंट है या एप्लीकेबिलिटी है इंटरनेशनल लॉ की, वो स्टेट्स के साथ साथ उसके इंडिविजुअल्स पर भी है। उसके अलावा अगर हम पायरेट्स वगैरह देखें या तो ये सब इंडिविजुअल्स हैं। अब पायरेट्स तो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है ना, वो हर स्टेट ह्यूमैनिटी के वो एनिमीज़ कंसिडर किए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही जो है वो ऑब्लिगेशंस आएंगी, उनको पनिशमेंट दी जाएंगी। तो हम ये बात कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल लॉ में हम अगर इंडिविजुअल्स की जगह देखें कि उनको इंटरनेशनल लॉ में कैसे जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर किया गया है, तो इन रीसेंट टाइम्स several international treaties have been concluded wherein the rights have been conferred and duties have been imposed upon the individual. Some of the provisions of international law under which the rights have been conferred upon individuals and obligations that have been imposed upon them are as follows. कि रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बहुत सारी ट्रीटीज़ ऐसी हुई हैं जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ किसके ऊपर इम्पोज कर रही हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है। Some of the provisions of international law under which the rights have been, अब यहाँ पर हमने नीचे उसकी क्या देखनी है, उसकी एग्जाम्पल्स। अब पायरेट्स का जो हमने पहले पढ़ा है कि पायरेट्स की क्या जगह है, अब इंटरनेशनल लॉ में इनको कैसे डील किया जाएगा। तो अंडर इंटरनेशनल लॉ पायरेट्स आर ट्रीटेड एज एनिमीज़ ऑफ मैनकाइंड। ये ह्यूमैनिटी की या मैनकाइंड के जो है उनको एनिमी तस्वर किया जाता है। पायरेट्स को, बहरी जहाज़ों को ये लोग लूटते हैं, ये जो भी करते हैं, तो हैंस एवरी स्टेट इज़ एंटाइटल्ड टू एप्रीहेंड देम। तो जो भी स्टेट जो है वो पायरेट्स उनके हाथ लग गए एक दफ़ा, तो उनका पास ये पावर है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो उसे पनिश कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी मुल्क का हिस्सा तस्वुर नहीं किए जाते, किसी भी मुल्क के इंडिविजुअल तस्वुर नहीं किए जाते, ये मैनकाइंड के ही एनिमीज़ कंसिडर किए जाते हैं। तो कोई भी स्टेट जो है वो इस चीज़ के लिए एंटाइटल है कि उनको पकड़ सके, उनको पनिश कर सके। तो अंडर वो किसके अंडर पनिश करेगी उनको, इंटरनेशनल लॉ के अंदर पायरेट्स के लिए बाकायदा तौर पर जो ऑब्लिगेशंस हैं या उनके ऊपर पनिशमेंट है उसके बारे में बताया गया है, जो इस बात का सबूत देती है कि इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं वो पायरेट्स मतलब इंडिविजुअल्स भी हैं। उसके बाद है हार्मफुल एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अगर कोई हार्मफुल एक्ट जो है वो कमिट करते हैं। For the amicable and cordial relations of the state, it is necessary that individuals should not be involved in such acts as may be proved detrimental for the good relations among the states. अब दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर आपस में कॉर्डियल रिलेशन कायम करना चाहती हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी आपस में जो है वो अच्छे तरीके से रहें। ऐसा कोई एक्ट कमिट ना करें कि जो कि उनके गुड रिलेशंस को जो है वो नुकसान पहुँचा रहा हो। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ अ पर्सन कॉज द हार्म
टू द एम्बेसडर ऑफ एन अदर स्टेट, एक स्टेट की तरफ से दूसरी स्टेट में कोई एम्बेसडर जाता है, ठीक है, उसको अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है। तो ये बात जो है ये हमारा एक कस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, कस्टमरी रूल भी है कि जब जो किसी दूसरी स्टेट में अगर कोई एम्बेसडर आता है या कोई इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आता है तो उसको कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसा कोई होता है, कोई पर्सन उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर्सन के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक एविडेंस आ गया है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स भी हैं। उसके बाद केस लॉ आ गया है, पेट्रूफ केस 1971 का। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसने क्या किया था, 2 पर्सनस को गिल्टी करार दे दिया था कि इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो है वो क्या है, हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ थ्रोइंग, उन्होंने फेंके थे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस ऑन द सोवियत चांसलरी, दे वर कन्विक्टेड, और उनको कन्विक्ट कर लिया गया था इसके नतीजे में। उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ एंड फॉरेनर्स। टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल लॉ आल्सो रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द फॉरेनर्स। इट इज़ द इंटरनेशनल ड्यूटी ऑफ ईच स्टेट टू गिव फॉरेनर्स दोज राइट्स दैट इट कॉन्फर्स अपॉन इट्स ओन सिटीजन। कि हर जो है वो स्टेट का ये उसकी ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब जैसे वो अपने सिटीजन्स को ट्रीट करती है उसी तरह जो है वो दूसरे आने वाले मुल्क से जो इनके मुल्क में आने वाले हैं लोग, उनको भी वैसे ट्रीट करेगी जो कि फॉरेनर्स हैं। ये भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें बताया गया है कि फॉरेनर्स की क्या जगह है इंटरनेशनल लॉ में। तो ये भी फॉरेनर्स क्या इंडिविजुअल्स हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। उसके बाद वॉर क्रिमिनल्स हैं। वॉर क्रिमिनल्स कैन बी पनिश अंडर इंटरनेशनल लॉ। जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी अंडर इंटरनेशनल लॉ ही पनिश किया जाता है। दिस कंसेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रूल्स रिलेटिंग टू द वॉर क्राइम आर नॉट ओनली फॉर द स्टेट बट दे आर बाइंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स ऑल्सो। आगे है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जासूसी। जब एक मुल्क में किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस आता है, उस मुल्क की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है लीक आउट करता है, तो ये क्या होता है, एस्पियोनेज होता है। ये भी एक क्राइम है अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ ने हमें बताया है कि अगर एस्पियोनेज या ऐसा कोई क्राइम होता है, ये जो स्पाइज होते हैं उनको कैसे पनिश किया जाए या उनको अप्रीहेंड किया जाए, तो ये क्या है, ये भी हमें एक सबूत मिलता है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब यूनाइटेड नेशन चार्टर की जो प्रोविजंस हैं वो हमें इस बात का सबूत देती हैं कि ये जो है यहाँ पर ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। कैसे? द यूनाइटेड नेशन चार्टर हैज़ ऑल्सो गिवन अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के राइट पर बहुत ज़्यादा काम किया है यूनाइटेड नेशन ने, और उसके चार्टर में इस चीज़ को जो है वो ठीक तरीके से और जिसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेसली बयान किया गया है। द प्रीएम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर यूजेस द वर्ड पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो उसका प्रीएम्बल है ना यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन के लोग, जिससे हमें ये बात पता लगती है कि ये हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो है ना राइट्स जो है उसका ख्याल रखा जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इसको यूनाइटेड नेशन चार्टर में। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.